तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 21 अगस्त और 21 अगस्त को आपका EPFO SSC का जो एग्ज़ाम था आपका जो कि सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम है जो कि समाप्त हो गया है। तो अभी की इस वीडियो में देखेंगे कि सभी शिफ्टों में आपके GK के पोर्शन से क्या क्या प्रश्न पूछे गए। जो भी प्रश्न आपके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में छूट जाते हैं उन सभी प्रश्नों को शामिल कर दिया जाता है। PDF दोस्तों आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जैसा कि आज आपको मालूम होगा, जो भी लोग आपके एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपका जो आज EPFO जो SSC का जो सर्वर था जो कि एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराता है NTA, उसका सर्वर आज थोड़ा सा डाउन वगैरह चल रहा था। तो एग्ज़ाम में आपका 3 घंटा का लेट भी हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का भी और सेकंड शिफ्ट का भी, ठीक है। लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है सफलतापूर्वक दोनों शिफ्टों का समाप्त हो गया है। तो चलिए, सबसे अच्छी बात यह है कि एग्ज़ाम आपका क्या हुआ है, रद्द नहीं हुआ, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे लोगों का जो होता है, टाइम होता है, पैसा होता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उससे पहले एक स्टूडेंट के द्वारा एक शायरी भेजा गया है इसी विषय पर, NTA का एग्जाम जो कंडक्ट करा रहा है उसके विषय पर, वो हम पढ़ देते हैं। देखिए, शायरी लिखा गया है कि क्या है NTA, लप्पू सा NTA है, पेपर लेने इसे आवे ना, टाइम पर सर्वर चले ना, सिलेबस या देवे ना, ठीक है। तो स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया था, मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है, आपको पहले ही बोल देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो प्रश्न पूछा गया था कि संगीत नाटक जो एकेडमी जो अवार्ड है 2022 का अंग्रेजी भाषा में किसे दिया गया था, ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा में आपसे पूछा गया था, तो अनुराधा रॉय को दिया गया था। राइट आंसर आपका अनुराधा रॉय हो जाएगा। इनका एक उपन्यास था ऑल द लाइफ्स वी नेवर लीड के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड है, आपको बता दें कि 8वीं अनुसूची में जितने भी भाषाएं हैं वर्णित है, ठीक है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं वर्णित है, तो 22 भाषा वर्णित है, ठीक है। तो उन 22 भाषाओं के अलावा आपका राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा सहित आपका 24 भाषाओं में ये जो पुरस्कार है सम्मानित किया जाता है। तो अंग्रेजी भाषा में अनुराधा राय को सम्मानित किया गया था। पहली बार साहित्य अकेडमी पुरस्कार का जो साल है आपका 1955 में शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये आपका एक साहित्यिक सम्मान है जिसे साहित्य अकेडमी हर साल साहित्य कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। तो अंग्रेजी के लिए तो आपके अनुराधा रॉय को दिया गया था। हम लोग हिंदी और उर्दू को देख लेते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हिंदी में आपके बद्री नारायण को दिया गया था तुमरी के शब्द कविता संग्रह के लिए। उर्दू के लिए आपका अनिस अशफाक को दिया गया था ख्वाब शराब के लिए, ठीक है। ये भी आपका एक उपन्यास ही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि ऑपरेशन फ्लड को सामान्यतः और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, श्वेत क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड जिसे कि हम लोग श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं, 13 जनवरी 1970 को ये आपका शुरू हुआ था। ये भारत की राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि NDDB की परियोजना की सफलता में मील का पत्थर साबित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का राजकीय पशु क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कस्तूरी हिरण रहेगा। उत्तराखंड का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो आपका कस्तूरी हिरण है। उत्तराखंड का राजकीय पुष्प अगर आपसे पूछा जाए पुष्प यानी कि फूल, तो आपका ब्रह्म कमल हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा, तो मोनाल हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु पूछ दिया गया है कस्तूरी मृग या हिरण, या राजकीय आपका वृक्ष पूछ दिया जाए तो आपका बुरांश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 42वां संविधान संशोधन के तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था, तो इस संशोधन के तहत आपका भाग 4 के क में, ठीक है, किसमें, भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका 51 क या 51 ए जो भी आपके ऑप्शन में होगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके तहत आपका 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान में आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। तो एक मौलिक कर्तव्य आपका 2002 में जोड़ा गया था जो कि 86वां संविधान संशोधन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ग्रेफाइट जो है मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व का बना होता है, तो कार्बन ऑप्शन में दिया गया था। राइट आंसर आपका कार्बन हो जाएगा। ग्रेफाइट कार्बन तत्व का एक क्रिस्टलीय रूप है जिसके परमाणु एक हेक्सागोनल संरचना में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस गैस का जो उपयोग है किसी तेल के ताज़ा नमूने को लंबे समय तक भंडारण के लिए किया जाता है, तो हीलियम आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, हीलियम। साथ में नाइट्रोजन का जो उपयोग है लंबे समय तक तेल के ताज़ा नमूने के भंडारण के लिए हम लोग करते हैं, क्योंकि वो तेल को बासी होने से बचाता है। और कबलिंग गैस के रूप में नाइट्रोजन या हीलियम का उपयोग करके हवा तेल के संपर्क को रोका जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया संगीत नाटक एक अवार्ड का शुरुआत कब हुआ था, 1952 इसका राइट आंसर था। संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार संगीत नाटक अकेडमी भारत की संगीत नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी के द्वारा दिया जाता है। संगीत नाटक की स्थापना आपको 1952 में हुआ था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सबसे पहले किसने खोजा था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तो 1929 में एडविन हवल ने खोजा था। तो राइट आंसर आपका हवल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि टेन्योर ऑफ कालिदास का पूछा गया था, तो 4वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक इनका टेन्योर था। टेन्योर ऑफ सूरदास का भी पूछा गया था, तो 4078 टू 5079 तक इनका टेन्योर था। मीराबाई का टेन्योर 4098 टू 5047 तक था। तुलसीदास का 1511 टू 1623 तक था, ठीक है। यानी कि जन्म आपका 1478 में, मृत्यु यहाँ में या
आपका पहले का जन्म है, बाद का मृत्यु, ये आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनल ज्योग्राफी, ठीक है, यानी कि क्षेत्रीय भूगोल। इसका जो उदय होता है 20वीं सदी में होता है। इसका जो जनक होते हैं हॉटसन होते हैं, ठीक है, कौन होते हैं? हॉटसन होते हैं। 1939 में क्षेत्रीय भूगोल का जो संकल्पना है, परिकल्पना है, उनके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कि आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप कौन सा देश अभी तक नहीं जीता है? तो आपको बता दें जो भारत है हमारा देश है, जो कि अभी तक आपका वुमेन्स वर्ल्ड कप विजेता भी बना ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मात्र शायद अभी तक हम जब सर्च कर रहे थे तो पता चला कि सिर्फ आपका 2 ही ऐसा देश है जो कि अभी तक आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता है। एक आपका इंग्लैंड है, दूसरा आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया सर्वाधिक बार 7 बार वर्ल्ड कप जीता है। 2022 में जो आपका वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी आपका ऑस्ट्रेलिया है जो कि जीता था, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका इंडिया दिया गया था, शायद आपका जीता गया हो, कन्फर्म हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इंडिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया 7 बार जीता है, पहले भी आपका 2022 में जो इससे पहले हुआ है वो आपका ऑस्ट्रेलिया नहीं जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फखरुद्दीन अली अहमद के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे, ठीक है। कार्यवाहक पूछा गया था तो वीडी जत्ती इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। इसके अलावा फखरुद्दीन अली अहमद आपको बता दें भारत के कौन से नंबर के थे? तो 5वें राष्ट्रपति थे। 1974 से 1977 तक इन्होंने सेवा की थी। वो भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे, पहले आपके जाकिर हुसैन जी थे, ठीक है। इसके अलावा उनकी मृत्यु के बाद वीडी जट्टी ने भारत के नए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। कुल 164 दिनों तक सेवा की थी। 1974 से 1989 तक भारत के 5वें राष्ट्रपति थे, ठीक है। इसके अलावा ये तो आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति पूछा गया था, लेकिन अगर राष्ट्रपति पूछा जाता तो नीलम संजीव रेड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है जो कि वर्तमान में आपके हैं? तो ये आपके द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और फर्स्ट वाला कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं अब तक जो कि लगातार 2 बार टेन्यूर उनका रहा है, यानी कि 2 बार आपका कार्यकाल के तौर पर राष्ट्रपति रह चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गर्मा जो बायोस्फीयर रिजर्व है अकॉर्डिंग टू यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, वो कौन सा है? तो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2018 में कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भारत का गर्मा बायोस्फीयर रिजर्व बन गया था, जिसे यूनेस्को के द्वारा नामित वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व WNBR में शामिल किया गया था। नेक्स्ट आपका है कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, ये पूछा गया था। तो अभी वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या आपका 25 है, तो राइट आंसर 25 हो जाएगा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो न्यायाधीश है किस उच्च न्यायालय में है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का इस न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज़्यादा 81 न्यायाधीश वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। क्षेत्र भी बड़ा है, राज्य भी बड़ा है, तो आपका वहाँ का न्यायाधीश ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा जनसंख्या ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक है कि ज़्यादा केस होगा तो ज़्यादा न्यायाधीशों की जरूरत पड़ेगी, तो आपका 81 है। इसके अलावा सबसे पुराना उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो कलकत्ता उच्च न्यायालय जो कि 1862 में इसका स्थापना हुआ था। तो सबसे पुराना उच्च न्यायालय आपका कौन है? तो कोलकाता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उमंग पोर्टल के विषय में कि उमंग पोर्टल का विशेषता आपको बताना था, ठीक है। तो देखिए डिजिटल शासन में पूर्ण परिवर्तन के लिए उमंग पोर्टल को लॉन्च किया गया था। चीज़ों को करने के लिए तरीके में एक विवरणतनिक परिवर्तन का प्रतीक है। भारत सरकार ने हमेशा अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण को प्राथमिकता दी है, इसलिए जनता को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए सरकार ने नवंबर 2017 में उमंग ऐप लॉन्च किया था, ठीक है। तो डिजिटलीकरण से इनका उमंग पोर्टल का संबंधित था, तो आपका ये पूछा गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका कि बारहसिंगा है जो कि किस राज्य का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। देखिए ऑप्शन में शायद आपका उत्तर प्रदेश दिया गया था, मध्य प्रदेश भी दिया गया था, इसका तो मुझको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जो बारहसिंगा है आपका उत्तर प्रदेश का भी राष्ट्रीय पशु है और आपका मध्य प्रदेश का भी राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपका इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश होने वाला है, ठीक है। बारहसिंगा की बात करेंगे तो इसे आपका दलदल हिरण के नाम से भी जाना जाता है और बारहसिंग होता है, जैसे कि नाम से आपको प्रतीत हो रहा होगा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप की वितरित हिरण की एक प्रजाति है, ठीक है। इसके बाद आपको बता दें कि आज के जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के एग्जाम हुए हैं उसमें आपका राजकीय पशु से आपका 1 या 2 प्रश्न आपके दोनों शिफ्टों में देखे गए हैं। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग पूरे जितने भी भारतीय राज्य हैं सभी से संबंधित राजकीय पशु को भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का तो बारहसिंगा जो कि पूछा गया था। असम का अगर आपसे पूछा जाए तो एक सिंगा गेंडा, ठीक है। एक सिंगा गेंडा आपका असम का राजकीय पशु है। इसके अलावा बिहार का पूछा जाए तो बैल हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का क्या हो जाएगा? तो जंगली भैंसा हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु का क्या हो जाएगा? तो नीलगिरी तहर हो जाएगा। नीलगिरी से याद रखिएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ भी तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा नीलगिरी आपका प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व भी है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल से आपको बिल्ली को याद रखना है, ठीक है। मणिपुर से आपको संघई याद रखना है। नागालैंड से मिथुन को याद रखना है। उत्तराखंड वाला पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, जिसका राइट आंसर आपका कस्तूरी हिरण था, जिसे अल्पाइन भी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश का आपका घायल हो जाएगा। मिजोरम का आपका हिमालय
हिमालय शेरो हो जाएगा, मेघालय का आपका धूमिल तेंदुआ आपका मेघालय का हो जाएगा, उड़ीसा का आपका क्या हो जाएगा, सांभर हो जाएगा, सांभर झील भी आपका उड़ीसा में पड़ता है, गोवा का गौड़ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का दोस्तों आपका काला हिरन आंध्र प्रदेश का, गुजरात का एशियाई जो शेर होता है वो राष्ट्रीय पशु है, हरियाणा का आपका काला हिरन, हरियाणा और आंध्र प्रदेश का दोनों का आपका क्या है, तो काला हिरन ही इसका राइट आंसर है। इसके अलावा पंजाब का भी काला हिरन ही है, राजस्थान की बात करेंगे तो चिंकारा इसका राइट आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो हिम तेंदुआ इसका राइट आंसर होगा, केरल की बात करेंगे तो जो भारतीय हाथी है वो आपका उसका राइट आंसर होगा, झारखंड में भी इसका राष्ट्रीय पशु भारतीय हाथी है, महाराष्ट्र में अगर आपसे पूछा जाए तो भारतीय विशाल गिलहरी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का कश्मीरी बारहसिंगा होगा, सिक्किम का लाल पांडा सिक्किम का राष्ट्रीय पशु है, चितकबरा हिरन कहाँ का है, तेलंगाना का है, फायरे लंगूर कहाँ का है, तो त्रिपुरा का है, बारहसिंगा कहाँ का है, मध्य प्रदेश का भी है और आपका शायद यूपी का भी है, शायद आपके ऑप्शन में यूपी भी दिया गया था, मध्य प्रदेश भी दिया गया था, क्या यही दिया गया था, आप लोग बताइएगा। कर्नाटक का भी आपका राष्ट्रीय पशु आपका क्या है, तो भारतीय हाथी ही है, ठीक है। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म अवार्ड दिया गया था, तो 2023 में कुल 106 लोगों को पद्म अवार्ड दिया गया था। किसके द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। टोटल 106 पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से 91 आपका पद्म श्री दिया गया था, इसके अलावा पद्मश्री, इसके अलावा 9 आपका पद्म भूषण दिया गया था, इसके अलावा 6 क्या दिया गया था, तो 6 आपका पद्म विभूषण दिया गया था, ठीक है। तो ये आपका पद्म पुरस्कार दिया गया था। देखिए 106 लोगों को तो हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं कि कौन कौन सा पुरस्कार है, 106 लोगों को किन किन लोगों को दिया गया था, हाँ, लेकिन हाँ हम लोग पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों लोगों को देख लेते हैं, जो कि कुल 15 आपका पुरस्कार है, 9 पद्म विभूषण है, 6 आपका पद्म भूषण है, ठीक है। तो ये पुरस्कार हम लोग देखते हैं। तो देखिए पद्म जो भूषण है मात्र 6 लोगों को दिया गया था, जिनमें आपका एक है बालकृष्ण दोषी को दिया गया था वास्तुकला के क्षेत्र में, एक आपके जाकिर हुसैन को दिया गया था, ये आपके कला के क्षेत्र में, ये आपके तबला वादक हैं, एस कृष्णा को दिया गया था सार्वजनिक मामलों में, इसके अलावा आपका दिया गया था एक दिलीप महालनोबिस को दवा के क्षेत्र में, श्रीनिवास वरदान को दिया गया था विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मुलायम सिंह यादव को दिया गया था सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये आपका पद्म विभूषण दिया गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका ये भी बना था कि पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण है जो कि आपका एजुकेशन एंड लिटरेचर में किसे दिया गया था, किसी में, एजुकेशन एंड लिटरेचर में, ठीक है। ये भी प्रश्न आपका बना था, तो वो भी हम लोग यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 7वां जो है आपका श्री एस.एल. भेड़प्पा है, उनको आपका साहित्य एवं शिक्षा में यानी कि एजुकेशन एंड लिटरेचर में दिया गया था, तो इसका राइट आंसर उसका क्या हो जाएगा, श्री एस.ए. भेड़प्पा हो जाएगा। व्यापार उद्योग के क्षेत्र में श्री कुमार मंगलम बिरला को दिया गया था, श्री दीपक धर को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया था, सुश्री वाणी जयराम को दिया गया था कला के क्षेत्र में, इनका मृत्यु दोस्तों आपका 22 फरवरी 2023 में हो गया था, ठीक है, सुश्री वाणी जयराम का, ठीक है। इसके अलावा स्वामी चिन्नाजियर को अध्यात्म के क्षेत्र में, सुश्री सुमन कल्याणपुर को कला के क्षेत्र में, क से कल्याण क से कला, कपिल कपूर को आपको साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, सुधा मूर्ति को आपको सामाजिक कार्य के क्षेत्र में और कमलेश डी पटेल को अध्यात्म के क्षेत्र में, ठीक है। तो कपिल कपूर को भी दिया गया था एजुकेशन एंड लिटरेचर में और आपका इसे श्री एस भेड़प्पा को भी दिया गया था लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में, ठीक है। तो आपके ऑप्शन क्या दिया गया था आप लोग उसको बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 20 फरवरी हो जाएगा, ठीक है, वर्ल्ड जस्टिस डे, ठीक है। तो 20 फरवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2023 में भी आपका विश्व सामाजिक न्याय दिवस है जो कि मनाया गया है, जिसका थीम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या था, तो वैश्विक एकजुटता को मजबूत करने और सामाजिक न्याय के बीच आने वाली बाधाओं पर काबू पाने और अवसरों को उजागर करने का, ठीक है, ये आपका थीम था। इसके अलावा ये जो विश्व सामाजिक न्याय दिवस है ये आपका 2007 से मनाया जा रहा है। 26 नवंबर को आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा विश्व सामाजिक न्याय दिवस को मनाने के लिए अपनी स्वीकृति दिया था। उसके बाद हम लोग 21 फरवरी को देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। 23 फरवरी को हम लोग विश्व शांति और समझ दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 फरवरी को हम लोग केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रदूषण सूचक पौधा कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका लाइकेन ऑप्शन में दिया गया था। लाइकेन प्रदूषण का सबसे अच्छा संकेतक है क्योंकि लाइकेन हवा में सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के प्रति बहुत ही संवेदनशील होता है। नेक्स्ट पूछा गया कि जड़ के बाल डैश द्वारा मिट्टी से पानी को अवशोषित करता है, तो ऑस्मोसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्मोसिस नामक प्रक्रिया के द्वारा जल
बाल कोशिकाओं द्वारा पानी को अवशोषित किया जाता है। मिट्टी में पानी के अणुओं की साधारणता आमतौर पर जल बाल कोशिकाओं के अंदर की तुलना में अधिक होता है, इसलिए पानी बाहर से जल बाल कोशिकाओं द्वारा अवशोषित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मणिपुर दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 21 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 जनवरी 1972 को 3 राज्यों को पुनः गठन किया गया था। उन 3 राज्यों में से एक राज्य आपका मणिपुर था, दूसरा आपका त्रिपुरा था, तीसरा आपका मेघालय था। तीनों को आपका 21 जनवरी 1972 को पुनः गठन अधिनियम के तहत पूर्ण राज्य बना दिया गया था। तो कल होकर आपका त्रिपुरा होगा तो उसका भी 21 हो जाएगा, मेघालय भी हो जाएगा तो उसका 21 हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका अरुणाचल प्रदेश का पूछ दिया जाए तो 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था। इसके अलावा तेलंगाना की बात करेंगे तो तेलंगाना सबसे नया राज्य है, इसको 2014 में आपका भारतीय राज्य का दर्जा मिला था। 2 जून को हम लोग तेलंगाना दिवस के रूप में मनाते हैं। गोवा की बात करेंगे तो गोवा को 30 मई 2020 को हम लोग 20 नहीं, ये आपका 30 मई को हम लोग गोवा दिवस मनाते हैं। 1975 में आपका ये भारत संघ में शामिल हुआ था, 25वें राज्य के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपका विंबलडन जो आपका ट्रॉफी है मेन सिंगल 2023 वाला किसने जीता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कार्लोस अल्कराज हो जाएगा, जो कि कहाँ के हैं, स्पेन के हैं। ठीक है, इसके अलावा रनअप कौन रहा था, तो रनअप आपका नोवाक जोकोविच रहा था। ठीक है, इसके अलावा एक साल में आपका 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेला जाता है टेनिस का, एक उसमें से आपका सबसे पहले जनवरी माह में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, जो कि कहाँ खेला जाता है, तो हार्ड कोर्ट पर। कब होता है, तो जनवरी के मध्य में। एक आपका होता है फ्रेंच ओपन, जिसे कि रोलैंड गारोट्स के नाम से जानते हैं, ये आपका क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। कब, मई से जून के बीच में। एक आपका विंबलडन होता है जो कि अभी पूछा गया है, जिसे कि यूके ओपन के नाम से भी जानते हैं, ये आपका ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। कब, जून से जुलाई में। यूएस ओपन की बात करेंगे तो अगस्त में खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर। इसके अलावा फ्रेंच ओपन 2023 की बात करेंगे, मेन सिंगल का टाइटल कौन जीता है, तो नोवाक जोकोविच जीता था, जो कि सर्बिया का खिलाड़ी था। इसका 23वां टाइटल था, जो कि सर्वाधिक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 की बात करेंगे, जो कि आपका जनवरी में आयोजित हुआ है। मेन सिंगल कौन जीता है, तो नोवाक जोकोविच जीता है सर्बिया का। तो मैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, इसके बाद आपका विंबलडन ओपन हो गया है। बच गया है कौन, यूएस ओपन, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, ये आपका सितंबर माह में होता है, तो अभी होगा तो उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बॉम्बे प्लान से संबंधित आपका प्रश्न आया था, जिसमें से गलत कथन को आपको बताना था। ठीक है, क्या दिया गया था उतना तो स्टूडेंट याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन बॉम्बे प्लान से था। तो आपको बता दें कि 1944 की बॉम्बे योजना देश की आर्थिक विकास के लिए भारत के प्रमुख उद्योगपति का एक समूह द्वारा स्थापित किया गया था। अगर आप इसको सुन लेते हैं तो आपको आंसर है जो कि इसका मिल जाएगा। ठीक है, इसने एक राष्ट्र के विकास में विशेष रूप से आर्थिक रूप से राज्य के हस्तक्षेप को महत्व को प्रस्तावित किया था। जे.आर.डी. टाटा, बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, अरदेशी श्रॉफ, कस्तूरभाई, लाला भाई, अरदेशी दलाल, जॉन मथाई, लाल श्री राम जैसे उद्योगपति एक साथ आए थे। ये स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य पर एक घोषणा पत्र था, जिसमें 2 भागों में लिखा गया था। 1944-1945 में आपका प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसके अलावा बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या था आपका। इसके अलावा एक आपका पूछा गया था CRR। ठीक है, CRR का परिभाषा आपसे पूछा गया था, तो CRR क्या होता है। ठीक है, CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। इसका हिंदी की बात करेंगे तो नगद आरक्षित अनुपात होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ग्राहकों की कुल जमा का एक निर्देशित न्यूनतम अंश होता है, जिसे वाणिज्यिक बैंकों को नगद या केंद्रीय बैंक के पास जमा के रूप में आरक्षित रखना होता है। ठीक है, CRR किसी देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा दिशा निर्देश के अनुसार निर्धारित किया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग मान लीजिए भारत में 2 तरह के बैंक होता है, एक आपका वाणिज्यिक, एक आपका केंद्रीय बैंक कौन है, तो ये आप लोग को मालूम होगा RBI एक केंद्रीय बैंक है। बाकी जो भी बैंक होती है वो आपका वाणिज्य बैंक होती है। जैसे कि हम एक एग्जांपल के तौर पे ले लें तो SBI। ठीक है, SBI क्या है, तो आपका एक वाणिज्यिक बैंक है। ठीक है, तो SBI के पास जितने भी आप लोग धन जमा करते हैं, जैसे आप लोग हो गए, हम हो गए, या जितने भी भारत के निवासी हैं, वो आपका अगर SBI में धन जमा करता है, उसका एक न्यूनतम अंश, ठीक है, कोई भी परसेंटेज होगा जो कि आपका RBI के द्वारा निर्धारित किया जाता है। 5% हो गया, 10% हो गया, इस तरह का वो हमेशा चेंज होते रहता है। तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कितना परसेंट आपका CRR है, लेकिन एक मान लीजिए एक न्यूनतम परसेंटेज होता है, जिसको आपका SBI को कहाँ रखना पड़ता है, RBI के पास रखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर आपका कैश लिखा हुआ है, यानी कि सिर्फ कैश के रूप में रख सकता है, कोई भी सोना चांदी या घर द्वार नहीं रख सकता है SBI। ठीक है, ओनली कैश के रूप में आपका कैश रिजर्व रेशियो रखा जाता है। ठीक है, वाणिज्य बैंकों को RBI के पास। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। नेक्स्ट बार से आप लोग क्या कीजिएगा,
गलत मत कीजिएगा, ठीक है। एक होता है आपका SLR। SLR क्या होता है? SLR, ठीक है। ये होता है ये समय और मांग देनदारियों के प्रतिशत के अनुसार तरल संपत्तियों का एक अनुपात है, ठीक है। SLR में क्या होता है कि बैंक को, ठीक है, जैसे कि आपका SBI हो गया, SBI को खुद के पास एक आपका न्यूनतम अंश रखना पड़ता है, कुछ कुल पैसों का जितना उसके पास आता है, जमा होता है, निकलता है, ठीक है, उसका एक कुछ अंश होता है। लेकिन ये आपका कैश के तौर पर नहीं, खुद भी कुछ भी रख सकता है। प्रतिभूतियाँ एक होता है, उसके द्वारा गोल्ड, सोना, चांदी कुछ के माध्यम से भी SLR है जो कि आपका वाणिज्यिक बैंक अपने पास रख सकता है, ठीक है। देखिए एक आपका CRR है, एक आपका SLR है, दोनों में आपका क्या डिफरेंस है उसको देख लीजिए। ये वो पैसे का प्रतिशत है जो किसी बैंक को RBI के पास रखना होता है। वहीं पर आपका SLR क्या है? ये समय और मांग देनदारियों के प्रतिशत के अनुसार तरल संपत्ति, ठीक है, कोई भी हो गया, कैश भी रख सकता है, नहीं तो प्रतिभूतियां भी रख सकता है, असेट्स रख सकता है, या आपका गोल्ड, सोना, चांदी कुछ भी रख सकता है, लेकिन अपने पास रखेगा, ठीक है। ये आपका नकदी के रूप में रखा जाता है, या आपका नकदी में रखा जाएगा, सोना में भी रखा जाएगा, सरकार के द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में भी रखा जा सकता है। यह आपका क्या होता है? तो अर्थव्यवस्था के धन को प्रवाह को नियंत्रित करता है, यह बैंक को सॉल्वेंसी सुनिश्चित करता है। इसके अलावा RBI के पास रक्षित होता है, यह आपका वाणिज्य बैंकों के खुद के पास रखना पड़ता है। यह आपका देश में नकदी की तरलता को नियंत्रित करता है, यह देश की ऋण वृद्धि को बनाए रखता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका एक डिफरेंस था। बाकी एक आपका होता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, RRR, ठीक है। एक होता है रिवर्स रेपो रेट, यह वो दर होता है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से RBI में जमा धन पर ब्याज मिलता है। वो रिवर्स रेपो रेट बाजार में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में कमी आती है, ठीक है। तो ये आपका RBI देता है किसको? वाणिज्यिक बैंकों को ब्याज के तौर पर, उसे हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका है एक, चलिए इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस क्षेत्र में किसान केवल सब्जियों के विशेषज्ञ होते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? राइट आंसर आपका ट्रक खेती, ठीक है, ऑप्शन में भी दिया गया था ट्रक खेती, राइट आंसर हो जाएगा। किसान सब्जियों में माहिर होता है, इस प्रकार की खेती को ट्रक खेती के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था सतत विकास लक्ष्य जो आपका आया था, जो 17 आपके लक्ष्य हैं, उसमें से कुछ ऑप्शन दिए गए थे, 4 ऑप्शन, जिसमें से एक ऑप्शन आपका गोल 5 का था, एक आपका गोल 14 का था, एक आपका गोल 9 का था, ठीक है। तो गोल 9 वाला जो था आपका इनकरेक्ट था, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग 17 लक्ष्य को एक बार देख लेते हैं, जो कि आपके नेक्स्ट स्टेप में आ भी सकते हैं। जिनको देखना है वो लोग देख लीजिए, नहीं तो वीडियो को आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो SDG 1 क्या है? हर जगह गरीबी को उसके सभी रूपों में समाप्त करना। SDG 2 क्या है? तो भूखमरी खत्म करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना और बढ़ावा देना, टिकाऊ कृषि करना, ठीक है। SDG 3 में क्या है? तो स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित करना, सभी उम्र के लोगों को कल्याण को बढ़ावा देना, ठीक है। इसके अलावा SDG 4 क्या है? तो समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना। 5 क्या है? तो लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना। ये आपके ऑप्शन में दिया गया था। एक आपका 6 वाला है, सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता, टिकाऊ और प्रबंधन सुनिश्चित करना, 6 में है। SDG 7 आपका क्या है? पहुँच सुनिश्चित करें, किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ और सभी, ठीक है। एक आपका SDG 8 है, 8 में क्या है? तो आधुनिक ऊर्जा, सभी के लिए निरंतर समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और सभ्य काम को बढ़ावा देना। इसके अलावा SDG 9 क्या है? जो कि आपका रॉन्ग ऑप्शन दिया था क्वेश्चन के अनुसार। इसका सही क्या है? तो लचीली बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना और नवाचार को बढ़ावा देना, ठीक है। इसके अलावा 10 क्या है? तो देश के भीतर देश के बीच असमानता को कम करना है। 11 है, शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना। इसके अलावा SDG 12 क्या है? तो टिकाऊ उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना। 13 आपका कहता है जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। 14 क्या कहता है? तो सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों और का संरक्षण करना, निरंतर उपयोग करना। इसके अलावा 15 आपका है सुरक्षा, पुनर्स्थापन और सतत उपयोग को बढ़ावा देना स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के द्वारा। 16 है सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण समावेशी समाजों को बढ़ावा देना, सभी के लिए न्याय तक पहुंच प्रदान करना, सभी स्तरों पर प्रवाही जवाबदेही समावेशी संस्थानों का निर्माण करना। और लास्ट आपका 17 है तो कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना, सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करना, ठीक है। ये सब आपको PDF में भी मिल जाएगा। PDF आपको कहाँ मिलेगा? जैसे तो टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा, लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं भेजा जाता है तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपका है 9973747166 है, लेकिन अपना डेट और एग्जाम का शिफ्ट जरूर बताइएगा, इसके बाद ही आपको मैसेज को सीन किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था संविधान के भाग से, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से पूछा गया था कौन सा भाग है जो कि आपका गलत था, ठीक है। तो उसमें से आपका पार्ट जो
पार्ट जो सही बताना था उसमें से पार्ट 8 था जो कि संघ क्षेत्र से संबंधित था, यूनियन टेरिटरी से, वो आपका राइट आंसर था। ठीक है, ये जो आपका है वो हम लोग जो आपका क्लास चलाते हैं PYQ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का PYQ चलाते हैं जो कि SSC के लिए होता है, उनमें ही आज ही जो आपका क्लास 6:30 बजे लाइव हुआ है उसमें ही हमने आपको ये बताया था। आप लोग भी ज्वाइन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल मुफ्त है, ज्वाइन ले सकते हैं प्रतिदिन 6:30 बजे। ठीक है, देखिए ये तो हमारे संविधान में पहले 22 भाग थे, ये बात तो आपको मालूम होगा, लेकिन वर्तमान में आपका 25 से बाद में आपका संशोधन होते होते जुड़ते गया है, जिसमें से भाग जो 1 है आपका क्या है, तो संघ और उसका क्षेत्र संबंधित है, अनुच्छेद 1 से 4 तक में। ठीक है, इसके अलावा भाग 2 क्या है, तो नागरिकता है 5 से 11 अनुच्छेद में। भाग 3 आपका मौलिक अधिकार है 12 से 35 अनुच्छेद में। भाग 4 क्या है, तो नीति निर्देशक तत्व है, DPSP है जो कि 36 से 51 अनुच्छेद में। भाग 4A क्या है, तो मौलिक कर्तव्य है 51A में। भाग 5 क्या है, तो संघ से संबंधित है 52 से 151। और भाग 6 वाला क्या है, तो राज्य है 152 से 237। और भाग 7 है आपका राज्य है, लेकिन इसका भाग B है राज्य का जो कि 238 अनुच्छेद में है। भाग 8 वाला आपका सही था जो कि संघ एवं राज्य क्षेत्र यूटी है जो कि अनुच्छेद 239 से 42 में है। भाग 9 में पंचायत है, बाकी इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, सभी PDF में आपको मिल जाएगा, टोटल 2500 भाग। ठीक है, तो एक बार आप लोग पढ़ के ही जाइएगा एग्जाम देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, स्थानांतरित खेती को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए थे, मिलान करना था कि जो आपका झूमिंग जो खेती होता है, झूमिंग वो दोस्तों आपको किन किन नामों से किन किन राज्यों में जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए नागालैंड में से झूमिंग खेती के नाम जाते हैं, छत्तीसगढ़ में दीपा, मध्य प्रदेश में दहिया या वेवर, आंध्र प्रदेश में पोंडू व पेंडा। ठीक है, इसके अलावा भी है जैसा कि आपका नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में इसे झूम खेती के नाम से जानते हैं, आंध्र प्रदेश में पोर्दू के नाम से जानते हैं, हिल रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट ऑफ केरला को केरला में हम लोग कुमारी के नाम से, साउथ ईस्टर्न राजस्थान में हम लोग इसे बात्रा के नाम से, बस्तर डिस्ट्रिक्ट यानी कि छत्तीसगढ़ में दीपा के नाम से, साउथर्न स्टेट में आपका जारा एंड इरका के नाम से, बुंदेलखंड रीजन मध्य प्रदेश में इसे व्यवहार एंड दहियार के नाम से, ओडिशा में कमन विनगा या धाबी के नाम से हम लोग जानते हैं। ऑप्शन क्या दिया गया था आप लोग मिला लीजिएगा, हमने आपको सारा चीज बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, झारखंड का स्थापना वर्ष किस वर्ष हुआ था, 2000 बिल्कुल राइट आंसर था। 2000 में झारखंड का निर्माण हुआ था, साथ में 3 और राज्य बनाए गए थे। कौन कौन से राज्य बनाए गए थे, तो बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया था 15 नवंबर 2000 को। इसके अलावा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था, तो 2000 में छत्तीसगढ़ का भी निर्माण हुआ था 1 नवंबर को। इसके अलावा उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया था, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड तीनों को 2000 ईस्वी में बनाया गया था। डेट आपका अलग अलग हो सकता है। इसके बाद तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य बनाया गया था जो कि 2014 में 2 जून को, जैसा कि हम लोग ऊपर डिस्कस कर भी चुके हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों के गठन को वर्ष को देखिए तो गोवा को 1987 में बनाया गया था, सिक्किम को 1975 में बनाया गया था। हमने ऊपर आपको गलत बता दिया कि गोवा को 1975 में नहीं, आपका सिक्किम को बनाया गया था, वही आपको याद रह गया था। तो गोवा 1987, सिक्किम 1975, त्रिपुरा 1972, मेघालय भी 1972, मणिपुर भी 1972। ठीक है, यानी कि त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर सभी को 1972 में, हिमाचल प्रदेश को 71 में, पंजाब को 66 में, नागालैंड को 63 में, गुजरात को 60 में और महाराष्ट्र को 60 में। ठीक है, आपका ये बनाया गया था, सभी को याद कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प किसने पेश किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। राइट आंसर आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, जो कि क्या थे, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 2023 पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी कहां आयोजित हुआ था। राइट आंसर आपका चेन्नई, तमिलनाडु हो जाएगा, जो कि 7वां संस्करण था। किस देश में आयोजित हुआ था, भारत में। शहर आपका चेन्नई था। कब से कब हुआ था, 3 से 12 अगस्त के बीच हुआ था। शीर्ष स्कोरर कौन रहा था, तो आपका भारत का ही खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह रहा था। 9 गोल इन्होंने दागा था। देखिए एक बार क्या हुआ कि पूछ दिया गया कि हरमनप्रीत सिंह है वो आपका किस खेल से संबंधित है, तो खेल से संबंधित तो आपका हॉकी था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, मार दिया था क्रिकेट। क्यों मार दिया था कि हरमनप्रीत एक कौर भी है जो कि भारतीय महिला क्रिकेटर है, वो आपका क्रिकेट संबंधित है, लेकिन आपको यहाँ सिंह लगा हुआ था। ठीक है, तो आप लोग को भी ये गलती नहीं करना है, आप लोग को भी याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन था, तो भारत का ही मनदीप सिंह था। इसके अलावा जीता कौन था, अपना देश भारत ही जीता था। किसको हराकर, मलेशिया को हराकर 4-3 से। ठीक है, कितना बार इस केमा खिताब था भारत का, तो चौथा खिताब था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपका, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना संबंधित कथन टाइप प्रश्न आया था, लेकिन आपको बता दें कि आपका भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक बीमा योजना है।
योजना का जो आरंभ है कलकत्ता में किया गया था 9 मई 2015 को। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो आयु है न्यूनतम और ज़्यादा आपका 18 से 50 वर्ष तक का है। इसके अलावा जिस व्यक्ति का जो बीमा किया जाता है अगर उसका निधन हो जाता है, आकस्मिक हो जाने पर बीमा कंपनी उसके द्वारा नामित किए गए निवानी को कितना देता है? 2 लाख रुपए तक का आर्थिक मदद करता है। इसके अलावा इस बीमा योजना की प्रीमियम दर कितना है? तो 436 रुपये मासिक है। ठीक है, मासिक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये पूछा गया था आपका कि बिरजू महाराज जो कि कौन से नृत्य से संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ईजी प्रश्न आया था। तो बिरजू महाराज आपका कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि कथक आपका शास्त्रीय नृत्य है तो कहाँ का है? तो दोस्तों आपका उत्तर भारत का कहिए या आपका कभी कभी उत्तर प्रदेश भी आपके ऑप्शन में आता है। तो कथक आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा बिरजू महाराज को आपको बता दें 1986 में इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया है। ये भी बार बार पूछा जाता है एसएससी के द्वारा, तो एसएससी का पैटर्न ही आपको फॉलो किया जा रहा है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि 1986 में पद्म भूषण किन्हें दिया गया था? तो बिरजू महाराज इनका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे कथक नृत्य से संबंधित और प्रमुख कलाकार का नाम अगर आप पूछेगा तो आपका देखिए लक्ष्मण महाराज एक हो जाएंगे, अच्छन महाराज, शंभू, जयमती जोशी, सितारा देवी। देखिए सितारा देवी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा भी गया है। चंद्रलेखा, शोभना नारायण के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा गोपी कृष्ण, बिरजू महाराज तो हो ही गए, सुखदेव महाराज, मालविका सरकार और सुखदेव महाराज। ठीक है, तो देखिए इसमें से आपको शोभना नारायण को याद रख लेना है, पूछा जा सकता है। सितारा देवी को याद रख लेना है, लक्ष्मण महाराज को याद रख लेना है, बिरजू महाराज के बारे में पूछ ही दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग सारे बात भी करेंगे वीडियो के अंत में, जैसा कि सेकेंड शिफ्ट के स्टूडेंट का समय बर्बाद ना हो इस कारण अभी हम लोग प्रश्न को ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बारदोली सत्याग्रह के बारे में पूछा गया था कि बारदोली सत्याग्रह है जो कि कब शुरू किया गया था, किस वर्ष। ठीक है, तो देखिए बारदोली जो सत्याग्रह है आपको बता दें 1928 में शुरू किया गया था। कहां पर किया गया था? तो गुजरात में किया गया था। गुजरात में भी कहां किया गया था? तो बारदोली एक जगह का नाम था। ठीक है, वो आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ था। तो जून भी अगर आपसे पूछा जाए तो जून को भी याद रखिएगा। ये एक आपका क्या था? प्रमुख किसान आंदोलन था, इसको भी याद रखिएगा। इसका नेतृत्व किसने किया था ये पूछा जाता है, तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वल्लभ भाई पटेल ने क्यों किया था? कि वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल लिखा हुआ क्यों है? क्योंकि ये वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि है बारदोली सत्याग्रह के बाद ही मिला था। यहाँ की महिलाओं ने उनको दिया था, लेकिन औपचारिक रूप से किन्हें औपचारिक रूप से कौन दिया था? तो महात्मा गांधी का भी ऑप्शन आपको कभी कभी आता है, लेकिन महात्मा गांधी और अगर बारदोली की महिला आएगा तो बारदोली की महिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 1928 में बारदोली सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था ये भी बताइए जल्दी। तो चंपारण सत्याग्रह आपका हुआ था 1917 में। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। इसको नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व आपका महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो कि किसे दिया गया है ये पूछा गया है। तो 2022 में दोस्तों आपको ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है 57वां, ठीक है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है किसे? दामोदर माऊ जी को। ठीक है, किसे दिया गया है? दामोदर माऊ जी को दिया गया है। कहाँ के हैं, किस राज्य के हैं? तो गोवा के हैं। ठीक है, क्या है? तो उपन्यासकार हैं, कथाकार हैं, आलोचकार हैं, निबंधकार हैं। ठीक है, इसके अलावा वो अपने उपन्यासों जैसे कार्मेलिन और सुनामी साइमन जैसे लघु कथाएं जैसे टेड साजमैन एंड अंदर स्टोरी फ्रॉम गोवा के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इसके अलावा दामोदर माऊ जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपका 2022 का था 57वां, लेकिन 56वां अगर आपसे पूछ दिया जाए तो नीलमणि फुकन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नीलमणि फुकन को दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो सुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पुष्यमित्र सुंग हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए इसका स्थापना किस वर्ष हुआ था तो आपका 187 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका स्थापना 187 ईसा पूर्व में तो हुआ, लेकिन किसके अस्तित्व में हुआ, मिल किसके आपके कौन से साम्राज्य के बाद आपका सुंग वंश का स्थापना हुआ था? तो आपको बताना है मौर्य वंश का। मौर्य वंश के बाद आपका सुंग वंश का स्थापना होता है। मौर्य वंश का जो अंतिम राजा होता है वो आपका राजा बृहदत्त होता है। ठीक है, कौन होता है? तो राजा बृहदत्त होता है। राजा बृहदत्त की हत्या कर देता है कौन? पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग आपका कौन होता है? तो राजा बृहदत्त का सेनापति ही होता है। ठीक है, इसके द्वारा हत्या करके सुंग वंश का स्थापना है जो कि कर दिया जाता है। सुंग वंश क्या था? पुष्यमित्र सुंग क्या था? तो एक आपका ब्राह्मण था। ठीक है, और मौर्य समाज के जो शासक थे वो आपका कौन से धर्म का बढ़ावा दे रहे थे? तो बौद्ध धर्म का बढ़ावा दे रहे थे। इसी से दोस्तों क्रोधित होकर पुष्यमित्र सुंग ने इसकी हत्या कर दी और अपना साम्राज्य का स्थापना आप लोग इसका कर लिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है, हर्यक वंश का स्थापना किसने किया था? तो बिंबिसार शायद आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया WTO का स्थापना कहां पर हुए? तो WTO का स्थापना अगर आपसे पूछा गया है तो WTO का स्थापना कहां पर किस वर्ष हुआ है आपको ये बताना है। तो इसका राइट
आंसर 1995 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1995 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 1995 में कब हुआ है, तो 1995 में 1 जनवरी को हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, 1 जनवरी 1995 को आपका WTO का स्थापना होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखना है। ये क्या है? तो आपका एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि सीमा पार व्यवहार को नियंत्रित करने वाले कानून और विनियमों से संबंधित है। ठीक है, तो स्थापना आपका 1985 में। इसका हेड क्वार्टर आपसे अगर पूछा जाए तो कहाँ होगा? तो हेड क्वार्टर आपका कहाँ होगा? तो जिनेवा। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपका WTO का हेड क्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एशियन का मुख्यालय कहाँ है? ASEAN। ठीक है, एशियन मतलब आपका जो फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ का मुख्यालय आपसे पूछा गया था। तो इसका मुख्यालय कहाँ होगा? जकार्ता में। जकार्ता राजधानी किसका है? तो आपका इंडोनेशिया का है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जकार्ता, इंडोनेशिया राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में आपका 10 अस्थायी देश है। कौन कौन सा है? तो इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, फिलीपींस है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ब्रुनोई है, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम आपका एशियन का सदस्य है। भारत है जो कि इसका सदस्य आपका नहीं है। ठीक है, इसका अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ दिया जाए तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1967 को हुआ था। कहां पर हुआ था? बैंकॉक में हुआ था। बैंकॉक किसकी राजधानी है? तो थाईलैंड की राजधानी है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इंटरपोल का हेडक्वार्टर आपका कहां पर है? ठीक है, किसका हेडक्वार्टर? तो इंटरपोल का हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया था। तो इसका आपका जो मुख्य इंटरपोल है क्या? तो एक आपका अंतरराष्ट्रीय क्या है? तो आपराधिक पुलिस संगठन है, जिसे कि आमतौर पर बोलचाल की भाषा में इंटरपोल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो आपका इंटरपोल कहा जाता है। अगर इसका आपका पूछ दिया जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका जो मुख्यालय है वो दोस्तों आपको कहाँ पर हो जाएगा? तो इसका मुख्यालय आपका लियोन फ्रांस में हो जाएगा। ठीक है, तो हेड क्वार्टर ही शायद आपसे पूछा गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका स्थापना अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो देखिए इसका स्थापना आपका कब हुआ है? तो 1923 में हुआ है। इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा? याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका जो पूछा गया था कि सागरमाला प्रोजेक्ट से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, कथन टाइप प्रश्न पूछा गया था। तो प्रश्न आपका मिल नहीं पाया है, लेकिन आपका जान लीजिए सागरमाला परियोजना से संबंधित तथ्य। तो इसे केंद्र सरकार के द्वारा आपका शुरू किया गया था, जो किससे संबंधित था? तो बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से संबंधित था। इस परियोजना का जो शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो आपका तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किस वर्ष? तो 15 अगस्त 2003 को। इसके अलावा इस योजना के द्वारा 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा को आसपास बंदरगाह के इर्द गिर्द प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देना था। इस योजना में 12 स्मार्ट शहर तथा विशेष आर्थिक जोन को शामिल किया गया था। योजना के अंतर्गत 8 तटीय राज्यों को चिन्हित किया गया था, जिनमें आपका गुजरात शामिल था, महाराष्ट्र शामिल था, गोवा शामिल था, कर्नाटक शामिल था, केरल शामिल था, तमिलनाडु शामिल था, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल था। केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय को इस योजना का नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया वो पूछा गया आपका कि फखरुद्दीन, ठीक है, फारुखुद्दीन अली, ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद के बाद आपका राष्ट्रपति कौन बने थे? इसका आपका राइट आंसर पूछा गया था कि फखरुद्दीन अली के बाद आपका राष्ट्रपति कौन बने थे। ठीक है, तो देखिए फखरुद्दीन जो अली हैं वो तो आपके भारत के 5वें, ठीक है, भारत के 5वें राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल आपका 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक था। ठीक है, ये तो आपके फखरुद्दीन अली थे, लेकिन इनके बाद पूछा गया था, यानी कि 6वें राष्ट्रपति। ठीक है, तो 6वें जो राष्ट्रपति बने थे वो आपके नीलम संजीव रेड्डी बने थे, जो कि भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जो कि आपका निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीलम संजीव रेड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका कार्यकाल 1977 25 जुलाई से 25 जुलाई 1982 तक था। ठीक है, इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में आपके 15वें राष्ट्रपति हैं, यानी कि 15 राष्ट्रपति हैं जो कि अभी तक आपके बन चुके हैं। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। पहले राष्ट्रपति का नाम आपका राजेंद्र प्रसाद था, जो कि 1950 से 1962 तक थे। दूसरा आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तीसरा आपके जाकिर हुसैन जी थे। चौथे आपके कार्यवाहक अध्यक्ष बने थे बीबी गिरी। इसके अलावा कार्यवाहक बने थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इसके अलावा चौथा आपके राष्ट्रपति बने बीबी गिरी। इसके अलावा 5वें बने फखरुद्दीन अली। इसके अलावा फखरुद्दीन अली अहमद के बाद जो आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, क्योंकि इनका मृत्यु हो गया था, वो बने थे बसपा दानपट्टा जट्टी। ठीक है, अगर आपसे कार्यवाहक पूछा गया होगा तो बसपा दानप्पा जट्टी राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन छठा पूछा होगा तो नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा। 7वां आपके ज्ञानी जैल सिंह। 8वां आर वेंकटरमन। 9वां शंकर दयाल शर्मा। 10वां के आर नारायण। 11वां APJ अब्दुल कलाम।
वर्मा प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। 13वां आपके प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद पहले, ठीक है, पहले आदिवासी राष्ट्रपति, दलित राष्ट्रपति। इसके अलावा 15वें आपके द्रौपदी मुर्मू पहले आपके क्या तो आदिवासी राष्ट्रपति, ठीक है, और महिला सेकंड, ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू ही क्या है तो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, 2022 से बने थे अगस्त माह में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कॉटन रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर आपका कहां पर है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कपास अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय आपका मध्य प्रदेश में, कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का जिला है खरगोन, ठीक है, वहीं पर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कपास की बात करें तो ये आपका कौन सा फसल है, नकदी फसल है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू सहकारी सूत मिल खरगोन जिले की प्रमुख कटाई इकाइयों में से एक है। इसके अलावा आपको याद रखना है क्या, तो आपको सिर्फ मध्य प्रदेश से याद रखना है क्योंकि कॉटन रिसर्च सेंटर का मुख्यालय आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट पूछा गया कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर, तो कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा, तो ये आपका एक भारत का सार्वजनिक प्रतिष्ठान है। यह भारत और विश्व में सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी है। यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है जो कि किसे द्वारा संचालित किया जाता है, तो कोयला मंत्रालय भारत सरकार के अधीनस्थ है। ये कोयला में खनन उत्पादन में लगी कंपनी है। ये अनुसूची ए नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। इसका मुख्यालय आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो राइट आंसर आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा आपका देश है जो कि अभी तक आईसीसी का वनडे वर्ल्ड कप है जो कि नहीं जीता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत दिया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड के विषय में आप लोग को मालूम होगा कि इस देश ने अभी तक आपका क्या है तो आपका वनडे वर्ल्ड कप जीता ही नहीं है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर न्यूजीलैंड हो जाएगा। इसके अलावा भारत की बात करेंगे तो भारत ने एक बार आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप जीता है 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। आप लोग को बेखूबी आपका क्या होगा मालूम होगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर इसमें आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा। अभी वर्तमान में भी आपका 2023 की बात करें तो आपका क्या है वनडे वर्ल्ड कप होना है 2023 में, कहां पर होना है तो आपका देश भारत में होना है। तो इसमें कौन जीतेगा आप लोग एक बार कमेंट में बता दीजिएगा कि 2023 का वनडे वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया चिल्का झील है जो कि आपका कहाँ स्थित है, ठीक है। चिल्का झील पूछा गया था आपका कि कहाँ स्थित है, ठीक है। तो चिल्का जो झील है वो दोस्तों आपका कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा में एक आपका ये क्या है खारे पानी का झील है। ये 1100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और भारत में सबसे बड़ा, ठीक है, भारत में आपका सबसे बड़ा तटीय लैगून झील है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। इसके अलावा पूछा गया आपका 11वां बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, ठीक है। 11वां पूछा गया था आपसे, तो पंचमढ़ी आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व है आपका 11वें नंबर का है। मध्य प्रदेश के बैतूल होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिले का हिस्सा है, ठीक है। इसके अलावा भारत में वर्तमान में आपका 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। उसको जल्दी जल्दी से हम लोग देख ले तो पहला है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि 1986 में इसको दर्जा दिया गया था। दूसरा आपको है नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। तीसरा आपका नोकरेक है मेघालय में स्थित है। चौथा आपका ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपका स्थित है, ठीक है। इसके अलावा है आपका अगला है 5वां मानस, छठा है आपका मन्नार की खाड़ी, 7वां है सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, 8वां सिमलीपाल उड़ीसा में, 9वां है डिब्रू सखोवा जो कि असम में स्थित है, 10वां है दिहांग दिबांग जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, 11वां है आपका पंचमढ़ी मध्य प्रदेश पूछा गया था ये वाला ही। इसके अलावा 12वां है कंचनजंगा सिक्किम में, 13वां है आपका केरल तमिलनाडु में है अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अलावा 14वां है अचान कमार जो कि मध्य प्रदेश में है, कच्छ करण जो कि गुजरात में 15वां है, 16वां आपका कोल्ड डेजर्ट है हिमाचल प्रदेश में, 17वां आपका शेषचलम हिल्स है आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा एक है आपका 18वां जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व है जो कि आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये आपका 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि वर्तमान में कितने नंबर का लोकसभा है जो कि चल रहा है, ठीक है। वर्तमान में कितने नंबर का लोकसभा है जो कि चल रहा है, तो आपको बता दें कि वर्तमान में आपका कितना नंबर का लोकसभा चल रहा है। तो वर्तमान में दोस्तों आपका 17वां नंबर का लोकसभा चल रहा है। कितने नंबर का, 17वां नंबर का। तो राइट आंसर आपका 17 हो जाएगा। इसका आम चुनाव कब हुआ था, 2019 में हुआ था, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा कितने चरण में हुआ था, अगर आपसे पूछा जाए कितने चरण में हुआ था तो इसका जो चुनाव है आपका 17 चरण में हुआ था, ठीक, सॉरी 7 चरण में हुआ था, 7 चरण में हुआ था 11 अप्रैल 2019 से 19 मई 2019 तक का, ठीक है। इसका जो रिजल्ट आपका आया था 23 मई को आया था।
इसके अलावा 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है। सदन के नेता कौन है, नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री कौन है 17वीं लोकसभा का, तो नरेंद्र मोदी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना कब हुआ, तो 31 मई 1952 को हुआ था। संगीत नाटक अकेडमी भारत सरकार के द्वारा स्थापित भारत की संगीत एवं नाटक की राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकेडमी है। मुख्यालय आपका दिल्ली में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया आपका, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ बॉर्डर साझा करता है, तो उत्तर प्रदेश आपका 9 राज्यों के साथ या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है। वो कौन कौन से राज्य हैं, तो देखिए उत्तर पश्चिम आपका है, राज्य की सीमा पश्चिम में आपका है कि राजस्थान, उत्तर पश्चिम में हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, उत्तर में उत्तराखंड नेपाल है, पूर्व में आपका बिहार है, दक्षिण में मध्य प्रदेश है, दक्षिण पूर्व में आपका झारखंड छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो ये 9 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश बॉर्डर है जो कि सीमा साझा करता है। नेक्स्ट आपका चोल वंश का संस्थापक कौन है, तो चोल वंश का संस्थापक आपका विजयालय था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विजयालय हो जाएगा। इसके पश्चात विजयालय के बाद आपका आदित्य प्रथम आता है, इसके बाद परांतक प्रथम शासन करता है, तो आपका चोल वंश का संस्थापक आपका विजयालय इसका राइट आंसर हो जाएगा।